नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं परमवीर सिंह की और अनिल देशमुख, सचिन वजे। ये एक ऐसा प्रकरण हमारे देश में आया था जो महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख रहा था। मामला फैक्ट से ज़्यादा कानूनी फंस गया था। मामला क्या था कि अंबानी ब्रदर्स के घर के बाहर, अंबानी जी के घर के बाहर एक बारूद से भरा हुआ ट्रक कंसाइनमेंट मिला। मुकेश अंबानी जी ने उसकी कंप्लेंट की, हालांकि उनके पास सारे सिस्टम हैं, उनकी कंप्लेंट की तो वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हुए थे उनमें सचिन वजे दिखाई दिया। सचिन वजे को पहले भी महाराष्ट्र सरकार डिसमिस कर चुकी थी, यानी कि मैं देवेंद्र फडणवीस सरकार की बात करूं तो वो डिसमिस कर चुकी थी। ये उद्धव ठाकरे की सरकार आने के बाद उसको वापस लिया गया था। सचिन वजे जब पकड़ा गया, सचिन वजे के साथी पकड़े गए और ये पाया गया कि सचिन वजे के कॉल रिकॉर्ड ये वो सब सामने आ गए। तो चूंकि ये मामला एनआईए का था, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का था। एनआईए का मतलब होता है कि जो नेशनल टेरर का मामला रहता है, जो बारूदों वाला मामला रहता है, तो टेरर एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती। एनआईए के हाथ में जब चला गया, एनआईए का मतलब था सेंट्रल एजेंसी। एनआईए के पास जब मामला चला गया तो फिर एनआईए ने सचिन वजे को पकड़ा। सचिन वजे के माध्यम से वो आगे बढ़े। तब तक इधर परमवीर सिंह को वो वहाँ की सरकार ने पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया। परमवीर सिंह झुल्लाया। परमवीर सिंह ने झुल्लाकर अनिल देशमुख का नाम बता दिया। अनिल देशमुख का नाम बताते हुए परमवीर सिंह ने ये कह दिया कि भैया 100 करोड़ रुपए का मामला था, 100 करोड़ रुपए में बिक्री होती है। तो सचिन वजे जो डायरेक्ट गृह मंत्री का आदमी है, गृह मंत्री उसको थाने भेज देता है, एरिया भेज देता है, वो 100 करोड़ रुपए उनको कमा कर देता है। ऐसे महाराष्ट्र में थाने और पुलिस बिकी हुई होती है, अपने पर्सनल लोग काम करते हैं, ये वसूलियां करते हैं। ये भी सामने आया था कि ये भी संभव है कि अनिल देशमुख को 100 करोड़ रुपए देने के लिए मुकेश अंबानी को हड़काने धमकाने एक्सटॉर्शन करने के लिए वो एक प्रेशर बनाया गया हो। लेकिन मुकेश अंबानी कोई छोटे खिलाड़ी तो है नहीं, वो सरकारें चलाते हैं, देश चलाते हैं, बहुत सारे देशों में उनका इंटरवेंशन है। इसलिए वो इस ट्रैप में सचिन वजे के आते उससे पहले उन्होंने इनको ही एक्सप्लोर कर दिया। अब परमवीर सिंह का जब स्टेटमेंट आ गया तो भूचाल तो आना ही था। क्यों? क्योंकि ये पहले कहा गया था कि सचिन वजे परमवीर सिंह का आदमी। परमवीर सिंह सचिन वजे के मामले से बचने के लिए उन्होंने अनिल देशमुख का नाम बताया था कि सचिन वजे के मामले से वो बच जाएं, नहीं तो परमवीर सिंह भी फंस जाएंगे। परमवीर सिंह साध्वी प्रज्ञा को हैरेसमेंट करना, कर्नल पुरोहित को हैरेसमेंट करने के मामले में पहले ही बहुत विख्यात थे और परमवीर सिंह को साध्वी प्रज्ञा लगातार टारगेट कर रही थी, कह रही थी कि ये जो दुर्दशा उनकी है, जो आज चल फिर नहीं पाती हैं, वो इनकी वजह से है। ये उस समय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हुआ करते थे और इन्होंने बहुत कुछ साध्वी के साथ गलत किया। हालांकि साध्वी का श्राप, भगवा का श्राप लगा होगा। मैंने उस दिन भी जब इस पर एक लेक्चर बनाया था तो लोगों ने कहा था कि प्रज्ञा का श्राप लगा होगा। बिल्कुल लगा होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा के मामले के बाद जब सरकार बनी दोबारा, क्योंकि परमवीर सिंह फिर अंडरग्राउंड टाइप के हो गए थे, लेकिन जब फिर से उद्धव ठाकरे की सरकार बनी तो ये भी संभव है, ये बात सामने आई कि परमवीर सिंह कांग्रेस का आदमी था और अभी कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, इसलिए उसको मुंबई का कमिश्नर बनना ही था और वसूली वो भी करने वाला वही व्यक्ति, उसी टीम का व्यक्ति है। सचिन वजे, उनका कहना था सचिन वजे मेरी टीम का आदमी नहीं है। ये सचिन वजे जो है वो अनिल देशमुख के ऊपर इतना प्रेशर बना कि परमवीर सिंह ने एक चिट्ठी लिख डाली मुख्यमंत्री को और वो चिट्ठी में उन्होंने खुलासा कर दिया कि ये 100 करोड़ रुपए का आदमी था सचिन वजे, डायरेक्ट डील हो रहा था, मेरा इसमें कोई इंटरवेंशन, मेरा कोई रोल नहीं है। अब अनिल देशमुख के ऊपर प्रेशर पड़ने लगा, पूरी मीडिया उनको घेरने लगी कि भैया एक पुलिस कमिश्नर आपको ये बात कह रहा है। परिणाम ये निकला कि अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद तो एनसीपी नाजाहिर सी बात है खूब ऊधम मचाएगी। कंगना रनावत को कितना परमवीर सिंह ने परेशान किया ये तो सामने आता है। कितना परमवीर सिंह ने परेशान किया अर्नब गोस्वामी को, ये भी लोगों को जग जाहिर है। यानी कि जो महाराष्ट्र सरकार में महाराष्ट्र सरकार की कमियों के बारे में कोई भी कहेगा, चाहे कंगना रनावत कहें, चाहे वो परमवीर सिंह तो बाद में बोले,
चाहे अर्नब गोस्वामी कहें, चाहे कोई और कहे, उसके खिलाफ पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल होना और मुकदमे करना। ये बात हमने वानखेड़े मामले में भी देखी कि नवाब मलिक ने किस प्रकार समीर वानखेड़े को किस प्रकार उलझा कर रखा और कहा कि साहब मेरे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, हालांकि म्यूनसिपालिटी उनके पास ही है और सरकार भी उनके पास है, सर्टिफिकेट भी, सरकार के डॉक्यूमेंट्स भी कैसे चेंज किए गए होंगे या कर रहे होंगे, ये भी प्रकरण जांच का ही विषय है। लेकिन कौन करे, सब दलदल में तो जो भी आएगा वो, चूंकि महाराष्ट्र सरकार तो सरकार की तरह चलती नहीं है, वो तो एक एजेंसी की तरह चलती है, टेररिस्ट एजेंसी की तरह चलती है। या मैं कहूँ कि वहाँ बहुत बड़े स्तर पर लोग प्रेशर में लेकर काम करते हैं। टेररिस्ट एजेंसी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सरकार के आने के बाद जो बहुत सारे लोग वहाँ देश का काम करने वाले हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच में काम करते हैं, वो भी बेचारे उस कैटेगरी में गिने जाएंगे, इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा। लेकिन सरकारों का स्टाइल, महाराष्ट्र का स्टाइल तो सबको दिखता है। अब सवाल यहाँ पर था, मैं वहाँ पर शुरू करता हूँ जिस विषय पर आज हम लोग बैठे हैं। सवाल यहाँ पर था कि परमबीर सिंह के खिलाफ, परमबीर को एक रिटायर्ड जज की इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई थी, ऑनरेबल जस्टिस KU चंदीवाल, और KU चंदीवाल की अध्यक्षता, सिंगल मेंबर की कमीशन बिठाया गया था कि भैया ये जो देशमुख के खिलाफ लेटर लिखा है परमबीर सिंह ने, इसमें कितनी सच्चाई है, सचिन वजह को कितना बेचा गया है, खरीदा गया है, और कितना बिका है ये अनिल देशमुख। क्यों? अब देखिए, एक तरफ तो NIA का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, CBI के इन्वेस्टिगेशन के लिए परमबीर सिंह लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ रिटायर्ड जज का कमीशन बिठा दिया महाराष्ट्र सरकार ने। तो रिटायर्ड जज के कमीशन के सामने परमबीर सिंह प्रेजेंट नहीं हुए। नतीजा निकला कि भाई रिटायर्ड जज कोर्ट चले गए, कोर्ट से उनके खिलाफ पहले नॉन अवेलेबल वारंट, फिर उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। भगोड़ा घोषित करने का मतलब ये होता है कि 30 दिन के बाद उनकी संपत्तियों को कुर्क करना, उनकी कुर्की करना, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करना, ऐसा बहुत कुछ शुरू हो जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट चले आए परमबीर सिंह। सुप्रीम कोर्ट जब परमबीर सिंह आया तो सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह के एडवोकेट ने भी 2 दिन पहले ही एक आह्वान किया था कि हमारे जो बॉस हैं, यानी कि जो हमारा क्लाइंट है, वो हमारा क्लाइंट डर रहा है, उसको जान का खतरा है। तो कोर्ट ने पूछा भी था कि वे अगर मुंबई का पुलिस कमिश्नर, एक्स पुलिस कमिश्नर, उसको जान का खतरा है, तो बाकी महाराष्ट्र में कितने सेव हैं लोग। इनका जवाब तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब इन्वेस्टिगेशन CBI को दे दीजिए, और अगर आप कहेंगे तो पर्सनल अपीयरेंस से हमें माफ़ कर दीजिए, हम पर्सनली अपेयर नहीं होना चाहते, क्योंकि जैसे ही हम अपेयर होंगे, यानी कि परमबीर सिंह अपेयर होंगे, तो मार दिए जाएंगे। खूनी खेल, मैंने उस पर लेक्चर पर पूर्व बताया था, खूनी खेल तो खूब महाराष्ट्र में परमबीर सिंह से अच्छा कौन जानता होगा, क्योंकि वो तो प्रज्ञा ठाकुर वाले मामले में, वो सदवी प्रज्ञा मामले में, कर्नल पुरोहित मामले में, या अर्नब गोस्वामी मामले में, या कंगना रनावत मामले में, वो तो साक्षी है। ऑपरेटर्स वही इस्तेमाल कर रहा था, उसी के माध्यम से सब कुछ चल रहा था, इसलिए उसको बहुत अच्छे से मालूम है परमबीर सिंह को कि उसका क्या होने वाला है। मैंने उस लेक्चर में 2 बातें कही थी। एक बात तो मैंने ये कही थी कि वो पर्सनल अपीयरेंस कहीं NIA से तो नहीं बच रहा है, क्योंकि NIA का मामला सेंट्रल के पास है, CBI के पास जाएगा तो सेंट्रल के पास है, तो NIA बैठी हुई है ऑलरेडी, इसलिए CBI इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है इस मामले में, तो NIA ही उसको कर लेगी। ED बैठी हुई है, ED सब कर लेगी। तो एजेंसियों के सामने जाने से अपने आप को बचाना, कहीं वो NIA और ED से बचना तो नहीं चाहता, अनिल देशमुख को बचाना तो नहीं चाहता, या महाराष्ट्र सरकार को बचाने की प्रक्रिया में तो नहीं है, क्योंकि अगर जैसे ही वो NIA के सामने जाएगा, जैसे ही वो ED के सामने जाएगा, तो ED और NIA ये ऐसी एजेंसियां हैं जो बात करते करते मैटर निकाल लेती हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, तो फंसेगी पूरी महाराष्ट्र सरकार। तो परमबीर सिंह सामने ही ना आए, ताकि महाराष्ट्र सरकार के जो बड़े बड़े गेम हैं वो गेम छुपे रहें। एक तो ये हो सकता है, दूसरा महाराष्ट्र सरकार से उसको खतरा हो, जो पॉलिटिकल पार्टियां वहां गवर्न कर रही हैं उससे खतरा हो, इसलिए वो ये सब कर रहा हो। ये दोनों ही बातें संभव हैं। अब मैंने कहा था कि संभव ज़्यादा ये है कि वो बचने की कोशिश कर रहा हो NIA से और ED से, ताकि महाराष्ट्र सरकार को बचा सके। आज परमबीर सिंह का जो स्टेटमेंट आया, उसके आज या कल आया कमीशन के सामने, जस्टिस KU चंदीवाल कमीशन के सामने,
सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे दी थी तो एडवोकेट प्रेजेंट हुए। एडवोकेट ने जो बयान दिया वो सिद्ध करता है कि परमबीर सिंह एक्चुअली महाराष्ट्र सरकार को अनिल देशमुख को बचाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट गया था कि हमारी पर्सनल अपीयरेंस है, क्योंकि अगर वो चंदीवल कमीशन के सामने प्रेजेंट होगा तो उसको एनआईए के सामने भी प्रेजेंट होना पड़ेगा और उसको ईडी के सामने भी प्रेजेंट होना पड़ेगा और महाराष्ट्र सरकार फंसेगी बुरी। और वो तो पुराना खिलाड़ी है, महाराष्ट्र सरकार फंसेगी तो परमबीर सिंह बच नहीं सकता, क्योंकि वो कांग्रेस के हाथ की कठपुतली रहा है। इसलिए केयू चंदीवाल के सामने जो स्टेटमेंट दिया उनके एडवोकेट ने, वो कहा, देखिए समझिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसमें उन्होंने कहा कि जो मैंने एलिगेशन लगाए थे अनिल देशमुख के खिलाफ, वो एलिगेशन का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है और मैंने ये हेयर से, यानी कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर स्टेटमेंट दिया था। वो चिट्ठी लिखी थी, वो सुनी सुनाई बातों के आधार पर चिट्ठी लिखी थी। क्या कि अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए में उसको खरीदे हुए था या अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए में बिके हुए थे। सचिन वजह सीधा काम अनिल देशमुख के लिए कर रहा था। इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, ये हेयर से है। अब आप सोचिए कि एक पुलिस कमिश्नर रैंक का व्यक्ति जिसने जीवन भर इन्वेस्टिगेशन किया हो, जो ये जानता है कि अगर कोई बात कही जाए और उस बात को हेयर से कह दिया जाए तो वो कभी माननीय अदालत में होगी नहीं, वो कभी बचाव नहीं हो सकता। बचाव नहीं हो सकता मतलब कि हेयर से बातों को न्यायालय कभी नहीं मानता, सुनी सुनाई बातों को न्यायालय नहीं मानता। न्यायालय प्रमाण और साक्ष्य मांगता है। जो इन्वेस्टिगेशन ही करता रहा हो, साक्ष्यों का ही खेल खेलता रहो, क्या वो बिना किसी प्रमाण के ये चिट्ठी लिख सकता है इस प्रकार की, या उसको लिखने का अधिकार है? और अगर वो लिखता है तो क्या उसको पुलिस को बनने का अधिकार है कि उसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनने का अधिकार है? सवाल बहुत सारे हैं। जिसने जीवन भर इन्वेस्टिगेशन किया हो और उसको मालूम हो कि हेयर से नहीं चलता है, फिर भी वो चिट्ठी लिखता है मुख्यमंत्री को और अनिल देशमुख का सीधा नाम बताता है। गेम कोई बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, बहुत बड़ा है। एडवोकेट चंद्रचूड़ वहां उपस्थित हुए। उन्होंने कहा उसके बिहाफ पर, परमबीर सिंह के बिहाफ पर, कि साहब हमारे क्लाइंट ने जो कुछ भी लेटर में लिखा था, वो लेटर में लिखा हुआ बात सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये मैं अंदाजे के आधार पर लिख रहा था। वो लेटर 2020 में जो लिखा गया चीफ मिनिस्टर को। तो आप समझ सकते हैं कि क्या गेम चल रहा था। गेम ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपीयरेंस से छूट मांगी गई, वो मांगी गई अनिल देशमुख को बचाने के लिए और अपने आप को एनआईए और ईडी से बचने के लिए। नहीं तो हमारा सरकार पूरी फंस रही थी। अब अनिल देशमुख बच गए हैं परमबीर सिंह के स्टेटमेंट के बाद। अभी तक परमबीर सिंह लगातार ये कहते आ रहे थे कि अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे इस मामले में, मैं प्रमाण दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सब कुछ कह रहे थे अनिल देशमुख, वो परमबीर सिंह। लेकिन अब वो कहते हैं भाई सुनी सुनाई बात है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। तो अब उनके जो पहले का स्टेटमेंट है और उनका अब जो कमीशन के सामने स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंटों को कैसे लिया जाए और इस परमबीर सिंह का अब क्या किया जाए, महाराष्ट्र सरकार का अब क्या किया जाए, अनिल देशमुख का अब क्या किया जाए। अनिल देशमुख तो बच गया और जो बचाने के लिए ये प्रयास चल रहे थे वो काम पूरा हो गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।